नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जो अपना संस्कृत की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसके अंतर्गत समास टॉपिक चल रहा था। इसी समास टॉपिक को लेकर के हमने सारे समास को कंप्लीट कर लिया। एक समास बचा हुआ अपना बहुव्रीहि समास। जैसा कि आप जानते हैं कि समास जो होता है इसका अर्थ होता है वर्णों को संक्षेपीकरण करना, यानी वर्णों को छोटा करना समास कहलाता है। समास को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला समास जो आता है वो समास था अव्ययीभाव समास। दूसरा समास जो आया था वो तत्पुरुष समास आया था, जिस तत्पुरुष समास के 2 भेद आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तीसरा समास जो आपने पढ़ा था वो इसमें पढ़ा था द्वंद्व समास। और चौथा समास जो आता है बहुव्रीहि समास। इसके अनेकों वीडियो जो है शॉर्ट तरीके से आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा बहुव्रीहि समास को लेकर के, फिर आपका टॉपिक वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका संधि हो चुकी है और कारक हो चुका है, एक चौथा टॉपिक समास हो चुका है। बड़े टॉपिक है जिनमें से अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात करें अपन राजस्थान की, जैसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की अपन बात करते हैं, जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाले जो बच्चे जो क्लास ले रहे हैं उनको यदि पता चले तो 10 क्वेश्चन यदि वर्ण विचार टॉपिक में से आएंगे, 10 संधि में से आएंगे, 10 कारक में से आते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर समास में से आने वाले हैं। इसलिए समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी क्लासेस को देखते चलिएगा। बहुव्रीहि समास जैसे कि आपने पढ़ा था, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संज्ञा और दूसरा पद संज्ञा होता है वो अव्ययीभाव समास आया था। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा ही या अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। तो इसी बहुव्रीहि समास की परिभाषा से अपने स्टार्ट करते हैं। तो जहां पर अन्य पद प्रधान हो, अन्य प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो तत् बहुव्रीहि। तो ये इसकी परिभाषा क्या आ गई? प्रायण अन्य पदार्थ अन्य पद प्लस अर्थ, पदों का अर्थ प्रधान हो, अन्य पदों का अर्थ प्रधान हो बहुव्रीहि कथ्यति। तो जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक शब्द है हमारे पास नीलकंठ है, एक शब्द आया नीलकंठ है। अब यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो नील और दूसरा कौन सा शब्द आ रहा है? कंठ, यानी 2 पद हो गए हमारे पास। नील भी इंपॉर्टेंट और कंठ भी है, लेकिन नील अगर अलग हो जाए कंठ अलग हो जाए तो अलग अलग ही भाव दे रहे हैं। लेकिन इनको दोनों को जोड़ दे अपन, दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया अर्थ बनेगा। नीला कंठ है जिनका, तो भगवान शिव का जो आता है नीला कंठ आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीतांबर। अब एक शब्द है यहाँ पर पीत, यानी कि एक पद आ गया पीत और एक शब्द आ गया अंबर। वैसे तो भाई अंबर अलग चीज होती है, पीत अलग शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर अंबर का अर्थ वस्त्र है और पीत यानी पीले, तो दोनों को एक किया तो क्या अर्थ निकल गया? पीले है अंबर जिनके। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी का नाम आया। तो यहाँ पर इसको तो सही लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? नीलम कंठम यस्य शः। तो जिनका नीला कंठ है वो भगवान शिव है। तो यहाँ पर नीला और कंठ यानी गला दोनों को एक कर दिया गया और एक नया अर्थ निकाला गया। भगवान शिव का उपनाम है एक तरीके से। पीतम अंबरम यस्य से, पीतम यानी पीले और अंबरम यानी वस्त्र, पीले है अंबर यानी कि वस्त्र जिनके। तो ये क्या नाम आ गया? भगवान विष्णु का नाम आ गया। तो पीतम अंबरम यस्य से, तो ये भगवान विष्णु जी का नाम आ गया। इस प्रकार से आप ये देख सकते हो कि 2 पद है और दोनों पदों में से प्रधान क्या आया? तीसरा पद
पद प्रधान आया है, तीसरे पद का अर्थ निकल रहा है, इस कारण से हमने इसको कौन सा समास नाम दिया, बहुब्रीहि समास होता है। अब ये बहुब्रीहि समास जो होता है दो प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार कितने आगे बहुब्रीहि समास के, दो। जैसे आपने तत्पुरुष समास के दो प्रकार पढ़े थे, वैसे इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो प्रकार होता है इसका समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, जैसे तत्पुरुष में आया था समानाधिकरण तत्पुरुष, वैसे यहाँ पर आ जाएगा समानाधिकरण बहुब्रीहि। और दूसरा आता है इसमें, एक आता है व्याधिकरण बहुब्रीहि, एक आया था समानाधिकरण बहुब्रीहि और एक आता है व्याधिकरण बहुब्रीहि। आपने जब तत्पुरुष समास की वीडियो देखी है तो आप वहाँ पर ये वही पॉइंट है, आप वहाँ पर भी थे, वही पॉइंट यहाँ पर है और सेम टू सेम बात होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में भी सदैव प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, मतलब प्रथम व्यक्ति के ही वहाँ पर अपने को शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन विभक्तियाँ चेंज होती चलेंगी, द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक वहाँ पर प्रयोग होता था। ऐसे ही यहाँ पर भी समानाधिकरण तत्पुरुष जो समास होता है इसमें भी विभक्तियाँ होती है, यहाँ पर भी विभक्तियाँ होती है और यहाँ पर जो विभक्तियां होती है वो कहां से कहां तक होती है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां होती है। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की जो विभक्तियों का प्रयोग होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष में होता है। जहां विभक्तियों का प्रयोग ना हो, व्याधिकरण तत्पुरुष आ गया। तो जहां समान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, जहां समान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, समान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और जहाँ असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, जहाँ असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, वो कौन सा होता है आपका, व्याधिकरण बहुब्रीहि। और जहाँ समान हो वो कौन सा आ जाएगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। अब बात करते हैं इन विभक्तियों को लेकर के, फिर इनके अलग अलग जो प्रकार हैं उनको लेकर के बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है अपना समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, इस समास में हमें द्वितीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग करना है। तो पहले आते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का एक एग्जाम्पल है प्राप्त उदकः। प्राप्त और उदकः शब्द है, तो यहाँ ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, प्राप्तोदकः। ये क्वेश्चन मिल गया आपको, इसमें कौन सा समास है, तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। प्राप्त यानी पा लिया गया है, उदक यानी पानी का छोटा सा तालाब, तो एक तो पानी का तालाब है और प्राप्त यानी पा लिया गया है, तो इसका अपन ने समास विग्रह करना है। कैसे करेंगे, तो प्राप्तम उदकम। अब यहाँ पर आपको विभक्ति का प्रयोग करना है और बस कुछ नहीं करना है, प्राप्तम, और हर जगह आपको इस प्रकार से इनका प्रयोग करते चलिएगा नपुंसक शब्दों का, प्राप्तकम उदकम। अब यहाँ पर क्या शब्द लगाओगे जिससे प्रथम विभक्ति बन जाए, यम शब्द लगाएंगे। प्राप्तम युदकम उदकम यम सह, जिस उदक को या छोटे से पानी के तालाब को पा लिया गया है, तो यम लगा दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया हमने, प्राप्तम उदकम यम सह। यदि आपके पास एग्जाम्पल आ जाए, प्राप्त धन, प्राप्त धन, तो वैसे ही आप इसको तोड़ सकते हैं, प्राप्तम धनम यम सह। बस आपको विभक्ति का चेंज करना है, द्वितीय विभक्ति में इसको लेकर के आना है। यदि आ जाए प्राप्त कर्म, प्राप्तम कर्म यम सह, तो इस प्रकार से आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके बाद बात करते हैं तृतीय विभक्ति समानाधिकरण बहुब्रीहि समास की। ये कहता है कि दत्त चीत है, दत्त यानी देने वाला, और दत्त यानी मतलब कि प्राप्त करने वाला यहाँ पर, और चितम यानी चित्त को, तो दत्त चीतम, तो ये शब्द है आपके सामने, इसको आपको तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। तो दत्तम चितम तो सेम रहेगा, बस यत शब्द में ये लगाना है आपने को, दत्तम चितम येन सह। तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। दत्तम चितम येन सह, ये हो गया। जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय जीतने, इंद्रियों को जीतने वाला है जो, तो जितेंद्रिय है। तो जीतानी, जीतानी इंद्रियाणी
येन सह। तो जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय कहा गया। जीतानि इंद्रियाणि येन सह। उड़ रथ है, उड़ रथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊढ़म रथम येन सह। ऊढ़म रथम येन सह। ऊढ़म रथम येन सह। दत्त शिक्षा, अब यहाँ पर अपने क्या लब्ध प्रतिष्ठा, दत्त यानी देना है ना, लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध यानी प्राप्त होना, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, तो लब्धम प्रतिष्ठाम येन सह। लब्धम प्रतिष्ठाम येन सह, बस विभक्ति चेंज करो और आपका समानाधिकरण बहुव्रीहि समास ये चलता चलेगा। अगली विभक्ति आती है इसमें, चतुर्थी विभक्ति। इसमें एक आया दत्त भोजनम, जिसको दिया जाता है वो आता है फिर आपको दान देने वाले में, तो उस टॉपिक में आ गया चतुर्थी विभक्ति। दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्मै सह। दत्तम भोजनम यस्मै सह, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, जिसके लिए दिया गया है भोजन। यदि पूछे दत्तम वस्त्रम, तो वही शब्द है दत्तम वस्त्रम यस्मै सह। दत्त शिक्षाम, दत्तम शिक्षाम यस्मै सह। दत्त धनम, दत्तम धनम यस्मै सह। यस्मै सह, ये हो गया आपके चतुर्थी विभक्ति के। अब जो चीज़ जो अलग होती है उसमें अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पांचवी विभक्ति का एक शब्द आया पतित प्रणः, पत्ते गिरे, तो पतित यानी गिरना और प्रण यानी पत्ते, तो पत्ते एक तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए अपन क्या लगा दिया? पतितानि पर्णानि यस्मात् सह। पतितानि पर्णानि यस्मात्, तो पंचमी भक्ति का प्रयोग कर दिया, पतितानि पर्णानि यस्मात् सह। पतित पुष्प, पतित पुष्प, तो वही शब्द आए, पुष्प बहुत सारे होते हैं, पतितानि पुष्पाणि यस्मात् सह। पतितानि पुष्पाणि यस्मात् सह। निर्जनम, अब एक तरीके से यहाँ पर निर शब्द लग गया तो अव्ययभावी समास होता है, लेकिन इसको अपन सप्तमी पंचमी बहुब्रीहि में कैसे लेके आएंगे, पंचमी समानाधिकरण बहुब्रीहि में कैसे आएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है ये वाला निर्जनम में कौन सा समास है, तो वहाँ पर अव्ययभाव ना दे करके और आपको ये दे देता है, यानी कि लोगों से रहित जो होगा वो निर्जनम कहलाएगा। तो निर्गता यानी लोग जहाँ से निकल चुके हैं वो स्थान आ जाएगा। तो निर्गता जना यस्मात् सह, जहां से लोग निकल चुके हैं, तो निर्गत हो चुका है, वो खाली हो चुका है, तो क्या बन गया यहाँ पर? निर्जनम। अगर आ जाता निर्गत बलम, बल से रहित है जो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका बल निकल ही चुका है, तो निर्गता बलम यस्मात् सह। तो जिसका बल निकल चुका है वो किस में आ जाएगा? निर्गता निर्बलम, तो निर्गता बलम आ जाएगा, आपका पॉइंट आया। उसके बाद बात करते हैं छठी विभक्ति का। सिक्स्थ जो विभक्ति है इसमें श्वेतांबर आया एक शब्द, तो श्वेतम अंबरम यस्य सह। श्वेत वस्त्र है जिनके, यहाँ पर यस्य सह आ गया। अगर पीतांबर आता तो अभी उसके ऊपर हमने बात भी की थी, श्वेतांबरम पीतांबरम, तो पीतम अंबरम यस्य सह। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो चंद्रशेखर है, तो चंद्रम शिखरम यस्य सह। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो चंद्र शिखरम यस्य सह। 10 नानी, 10 है
सिर जिनके, 10 आनानी, 10 है सिर जिनके, 10 आनानानी, यस है, 10 है सिर जिनके, दशानन है होता है तो दशाननी कर दिया पर दशाननी। त्रिलोचन, त्रीणी लोचनानी, यस है, त्रिलोचन, त्रीणी लोचनानी, यस है। इस प्रकार से आप इनको छठी विभक्ति को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सप्तमी विभक्ति को लेकर के। सप्तमी विभक्ति का है वीर पुरुष है। अब इसमें अपने को किसी न किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है। आप जानते हो सप्तमी विभक्ति में काली गाय जो होती है सर्वश्रेष्ठ दूध देती है, जितनी भी गाय है उनमें से मोहन जो है वो सभी में से सबसे ज़्यादा पटु है, यानी सबसे ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पर जो किसी विशेष व्यक्ति की विशेषता बताया जाता है तो वो इसमें आता है वीर पुरुष है। तो वीर पुरुष में कौन सा समास होगा आपका? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे वीराहा, तो वीर का क्या हो जाएगा? वीरा, बहुत सारे वीर होते हैं। पुरुषा यस्मिन से, वीर पुरुष है जिनमें से, तो वीराहा पुरुषाः यस्मिन सह, वीर पुरुषों में से एक आ जाएगा। विकसित कमलानी, अब कमल क्या हो चुका है? विकसित हो चुका है। और कहाँ पर विकसित होता है? तो कहाँ पर? ये पानी में होता है, तालाब में होता है। तो विकसितानी कमलानी यस्मिन सह, विकसितानी कमलानी यस्मिन सह, कमल जो है वो विकसित हो चुके हैं। और कहाँ पर होता है? तड़ागे में होते हैं, यानी पानी के तालाब में होते हैं। फिर है विमल उदकः, विमल यानी निर्मल, उदका यानी पानी से भरा हुआ छोटा सा तालाब। तो ये कह रहा है कि विमल उदका में कौन सा समास है? विमलम उदकम यस्मिन सह। इस प्रकार से आप इनको तोड़ दीजिएगा। विमलम उदकम यस्मिन सह। ये थे आपके समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। इस व्याधिकरण बहुव्रीहि समास की परिभाषा हमने ऊपर बताई थी, जहाँ पर असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो। तो असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, असमान विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हो, वहाँ पर व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अस्त्र पाणी, अस्त्र है हाथ में जिनके। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके। धनुष पाणी, धनुष है हाथ में जिनके। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अस्त्र है, बस इसको आपको एज इट इज रखना है। अस्त्र को अस्त्रम कर दो, पाणी की पाणव कर दो, क्योंकि दो हैं, दो होते हैं। तो अस्त्रम पाणव यस्य से है। यहाँ पर अगर पुल्लिंग है तो यश्य लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग है तो यश्य लगा देंगे। वीणा पाणी, अब वीणा जो होती है माँ सरस्वती के हाथ में होती है, तो वीणाम पाणौ यस्या सा, यस्या सा। तो वीणा है हाथ में जिनके माँ सरस्वती। धनुष पाणी, धनुष जो है किनके हाथ में होते हैं? भगवान राम के है। धनुषम पाणौ यश है, धनुष है हाथ में जिनके, ये हो जाएगा आपका धनुष पाणी। उसके अलावा पुष्प हस्त, हाथ में क्या है? पुष्प है, तो पुष्प हस्त, पुष्पम हस्तौ यशस है, हाथ में पुष्प है जिनके, क्या बन जाएगा? पुष्पम हस्तौ यशस है। चल उसके बाद है एक आता है इंपॉर्टेंट है पिनाक पाणी, पिनाक पाणी, पिनाक पाणी। तो पिनाकम पाणौ यस्य सह। अब ये तो थे बहुव्रीहि समास के, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब बात करते हैं इसी में से एक दो पॉइंट और आते हैं। उसमें से एक पॉइंट आता है उपमान पूर्व। यहाँ पर कह रहा है कि उपमान से पहले अगर हो तो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होता है, और यहाँ पर उपमान पूर्व यानी तुलना करने वाले शब्द आएंगे। तो तुलनावाची जो शब्द होते हैं, तुलनावाची शब्दों में व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। तुलनावाची शब्दों में व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है।
व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। इनमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, समास विग्रह के दौरान इव लगाना पड़ेगा। जैसे एक शब्द लिखा है मैंने, कमल नयन, कमल के समान क्या है, आंखें हैं, तो क्या बन जाएगा, कमलम नैनम इव सह। तो बस यहाँ पर आप क्या लगाना है, इव लगाना है। कमल के समान आंखें हैं जिसकी। अब आ जाता मान लो कमल नयनी, तो फिर क्या हो जाएगा, कमलम नैनम, कमलम नैनम इव सा, कमल के समान आंखों वाली। मृग नैनी, मृग नैनी, मृगम नैनम इव सा, मृग के समान आंखों वाली क्या बन गया आपका, मृग नैनी। उष्ट्र मुख, ऊंट के समान मुख वाला, उष्ट्र मुखम, उष्ट्रम मुखम इव सह, तो ऊंट के समान मुख वाले क्या बन गया, उष्ट्रम मुखम। व्याघ्रपात, बाघ के समान क्या है, पैर है, व्याघ्रपात, व्याघ्रपात इव सह, बाघ के समान पैर वाला क्या बन गया, व्याघ्रपात। चंद्रवदनम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रम वदनम इव सह, चंद्रवदनम, चंद्रम वदनम इव सह, चंद्रवदन बन गया। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने उपमान वाले शब्दों को लिया, तुलनावाची शब्दों के इसके अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद कहता है एक पॉइंट आता है नए बहुब्रीहि, नए बहुब्रीहि। ये नए बहुब्रीहि समास कहता है, यहाँ पर नकारात्मक का बोल देगा और यहाँ पर क्या शेष रहता है, अशेष रहता है। जैसे एक शब्द आया अमित्र है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, अ दिखा वहाँ पर लिखना है अविद्यमान है मित्र, अविद्यमान है मित्र है, यश है जिसके मित्र नहीं है, क्या बन जाएगा, अविद्यमान मित्र यश है। अधन या अधनम, तो अविद्यमान धनम यश है, जिसके पास धन नहीं है वो क्या बन गया, यहाँ पर अधनम बन गया। नए बहुब्रीहि समास में अ का प्रयोग होगा और ये फिर क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत मतलब कि इनका प्रयोग नकारात्मक में देगा। अभार्या, तो जिसके भार्या नहीं है, जिसके पत्नी नहीं है वो, तो क्या बन जाएगा शब्द, अविद्यमान भार्या यश, अविद्यमान भार्या यश। उसके बाद है अधनम हो गया अशिष्य, तो जिसके पास शिष्य नहीं है वो अशिष्य, अविद्यमान शिष्य यश है। दोस्तों ये आपका पॉइंट था नए बहुब्रीहि समास का। एक लास्ट सूत्र इसमें आता है जो कहता है अगर पत्नी वाचक शब्द हो, पत्नी वाचक शब्द हो पूर्व में और अंत में भार्या शब्द हो, अंत में भार्या शब्द हो, भार्या यानी पत्नी है भाई, अंत में भार्या शब्द हो, तो वहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है उसको वैसा वैसा अपन लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, वो ऑप्शन आया रूपवत भार्या, यानी कि रूपवद, तो पीछे क्या मिल गया, भार्या। पत्नी की आ रहेगी, पत्नी कैसी है, सुंदर है, तो रूपवद है। फिर आया रसवद भार्या, रसों से युक्त है, तो रसवत भार्या। रसिक प्रिया या रसिक प्रिय भार्या, रसिक प्रिय भार्या। गंगा भार्या या गंगा शांतनु भार्या, शांतनु भार्या, लेकिन यहाँ पर अपने क्या चाहिए, उनका नाम, गंगा आएगा आगे। मीना भार्या, मीना की भार्या। गंगा भार्या, गंगा है पत्नी जिनकी, शांतनु की। मीना भार्या, मीना है, मीना में जो है वो, फिर आएगा इसमें धनवत भार्या, धन के समान जो है, धनवती जो है वो, धनवत भार्या। रूपवत हो गया, धनवत हो गया। लक्ष्मी भार्या, लक्ष्मी के समान पत्नी।
लक्ष्मी भार्या, लक्ष्मी के समान पत्नी। रूपवत भार्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रूपवत है तो उसको रूपवती कर दो और फिर भार्या का एज लिख दो। रूपवती भार्या यस्य सह, तो रूपवती भार्या है जिसकी, तो ये बन गया आपका व्याधिकरण बहुब्री में। रसवत भार्या, रसवती भार्या यस्य से, रसवती भार्या से। रसिक प्रिया भार्या, रसिक प्रिया, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, कहने का अर्थ यही था, रसिक प्रिय भार्या से। उसके बाद मीणा भार्या, तो मीणा भार्या यस्य से। गंगा भार्या, गंगा भार्या यस्य से। उसके बाद धनवत भार्या का धनवती हो जाएगा, धनवती भार्या यस्य से है। फिर है लक्ष्मी भार्या, तो लक्ष्मी भार्या यस्य से। दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था जिसके अंतर्गत हमने बहुब्री समास को दो भागों में बांटा, समानाधिकरण बहुब्री और दूसरा था व्याधिकरण बहुब्री। और ये टॉपिक आपका समास का कंप्लीट हुआ। अभी तक आपके व्याकरण के 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक हमने वर्ण विचार को देखा, वर्णमाला देखा। दूसरा टॉपिक जो आया था संधि का है, समास का है, कारक का है। 4 टॉपिक बड़े ही आसानी से और बड़े ही शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अन्य वीडियो में, फिर से नई वीडियो के साथ, नए किसी व्याकरण टॉपिक साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।